डियर स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे हम लोग जब भी किसी जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि उसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, जहाँ सवेयर कंबाइन अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो चुकी है और एनी अदर डिजीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक्स, तो हम इज़िली उसे अंडरस्टैंड करते भी हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे कलेक्ट करने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी सारी एजेंसी, कितनी ज़्यादा मैन पावर सामने आई होगी कि हम जो हैं इस जीन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट था, एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो ह्यूमन बीइंग है इसका जो जीनोम है, जीनोम मतलब सम टोटल ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से जीन्स होते हैं, उसका क्या रोल होता है और उसके एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या क्या होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या उसके एम्स है, क्या उसके मेथड हैं या एप्लीकेशंस है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम HGP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम था जो कि 1990 में शुरू किया गया था और कंप्लीट हो गया था 2003 में। गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि कंप्लीट मैपिंग की जाएगी और अंडरस्टैंड किया जाएगा 3 बिलियन DNA सब यूनिट, दैट इज़ बेसिस। जैसे हमें पता है कि DNA जो है वो बेस पेयर के बने होते हैं। बेस पेयर मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यही बेस पेयर मिलकर एक्सॉन और इंट्रॉन बनाते हैं, मतलब जीनिक और नॉन जीनिक पोर्शन बनाते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी ये बेस पेयर हैं, जो कि कितने हैं 3 बिलियन, इन सब बेस पेयर के बारे में डिटेल से स्टडी की जाएगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा ह्यूमन के अंदर कौन कौन से जीन हैं, और फिर वो फर्दर बायोलॉजिकल स्टडी में हमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले ये कि 1990 में स्टार्ट हुआ था और दूसरा ये 2003 में कंप्लीट हो चुका था। तीसरी चीज़ आती है कि कितने बेस पेयर हैं, वो है 3 बिलियन बेस पेयर। और क्यों स्टडी किया गया, ताकि हमें ह्यूमन के जीन के बारे में अच्छे से पता चल जाए कौन सा जीन किस DNA के पोर्शन में, मतलब DNA के किस हिस्से में होता है, और वो DNA जो है वो किस क्रोमोसोम को बिलोंग करता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी दिखे तो हम अंडरस्टैंड कर जाएं कि भाई ये वाला जीन जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा और ये जीन जो है इस क्रोमोसोम में, इट मीन्स इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। जैसे सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर किसी को भी एक डिज़ीज़ हो गई है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया हुआ है, या फिर किसी को डिज़ीज़ हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह डिज़ीज़ हो गई हुई है, तो हमें पता हो कि भाई ये डिज़ीज़ किस जीन की वजह से हो सकती है, किस जीन के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से हो सकती है, और वो जीन किस जगह पर, किस लोकेशन पर और किस क्रोमोसोम पर वो जीन प्रेजेंट होता है। तो अब है कि इन US द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम, और इसको किसने डायरेक्ट किया था, एरी पेट्रिनोस ने। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिनके ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका जो डायरेक्टर था फ्रांसिस कोलिन, उसने पार्टिसिपेट किया था। इन 2001 क्रेग वेंटर, जो कि CEO था सिलेरा जीनोमिका, उसने भी अनाउंस किया और कंप्लीटेशन ऑफ 90% ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो उसने बताया कि भाई हमने 90% ह्यूमन जीनोम को कंप्लीट कर दिया हुआ है। द फुल सीक्वेंस वाज कंप्लीटेड एंड पब्लिश इन 2003, मतलब 2003 में फुल सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम की जो है वो बताया गया कि कंप्लीट कर चुके हैं और उसे पब्लिश भी कराया गया था। अब क्या था कि मोर रिफाइंड सीक्वेंस जो थी वो अवेलेबल हुई इन 2006 में, और उसके बाद माइनर करेक्शन, माइनर एरर जो हैं
जो कि 1 करेक्शन होगी लेस देन 10,000 DNA सब यूनिट में, तो उसके लिए और ज़्यादा टाइम लग गया। तो मतलब ओवरव्यू जो DNA मैपिंग का था कि भाई DNA क्या होता है, कौन कौन से जीन होते हैं, उसका ओवरव्यू 2003 में कंप्लीट भी कर चुके थे और उसको पब्लिश भी कर चुके थे। उसके बाद जो भी हुआ वो उस प्रोजेक्ट की इम्प्रूवमेंट को लेकर था कि भाई यहाँ पे थोड़ी कमी पेशी रह गई हुई है, या कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा एरर था, उसको रेक्टिफाई किया गया। अब बच्चे एम क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, कि आइडेंटिफाई करो ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 25,000 to 30,000 जीन जो कि ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में होते हैं। डिटरमाइन करो सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो कि ह्यूमन का DNA बनाते हैं, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसे डाटाबेस में स्टोर करो। और अपने जो टूल्स हैं, ये जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए उसे इम्प्रूव किया जाए और इससे ट्रांसफ़र किया जाए रिलेटेड टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर में, ताकि बढ़ चढ़कर प्राइवेट वाले को पास फंड बड़ा होता है और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो एक और हमें एडिशनल हेल्प हो जाती है। एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बायोलॉजिकल शुरू होता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है कि किसी को इथिकल इशू या लीगल इशू या सोशल इशू तो नहीं है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियो के ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये जो है वो एक बेहद बड़ा इशू है। तो इसमें साइंटिफिक जो आपकी कोई प्रोसीजर होता है उसे रोक दिया जाता है। तो इसलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें इंश्योर किया जाता है कि सोशल है या इथिकल इशू है या कोई और इशू है वो सामने ना आ जाए, नहीं तो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। अब बच्चे हम एम एंड ऑब्जेक्टिव को फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि 3 बिलियन बेस पेयर की सीक्वेंस को देखना है, एक फिजिकल मैप तैयार करना है और ये पता करना है कि ये जो जीन है ये कौन सी डिजीज़ काज करते हैं जब इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। टूल बनाने हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिसर्च के लिए शेयर भी करना है और जीन के फंक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो आप देखिए जितने भी यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है ये सारे ह्यूमैनिटी के लिए। आप बोलो कि किसी ने पर्सनल काज के लिए पैसा कमाने के लिए किया है, तो ऐसा नहीं है। इनका मेन मोटिव है कि ह्यूमन में जितने भी जीन हैं इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, शेयर करो, रिसर्च को बढ़ावा दो, कौन सा जीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या उसकी एबनॉर्मलिटी है, उसके बारे में डिटेल में जानो ताकि ये ह्यूमैनिटी के काम आ सके। और इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले करेंगे या प्राइवेट वाले नहीं करेंगे, इक्वल पार्टिसिपेशन भी करवाएगी। अब ह्यूमन जीनोम को कैसे सीक्वेंस किया गया उसके स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि होल DNA जो सेल है, मतलब सेल के अंदर जितना DNA होता है हैप्लॉइड का, उसे आइसोलेट किया जाता है और रैंडमली उसे तोड़ दिया जाता है इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में। फिर इनको क्या किया जाता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इंसर्ट किया जाता है, जो कि 12th वाले जो हैं ये यूनिट 4 में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के। ये एक वेक्टर होता है जिसमें DNA की कॉपीज़ क्रिएट की जाती हैं। जहाँ याक में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी एक वेक्टर है। इन फ्रैगमेंट्स को, जो DNA की फ्रैगमेंट्स हैं, इनको क्लोन किया जाता है, मतलब उनकी बड़ी सारी कॉपीज़ की जाती हैं इनटू द सूटेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड जीर्स। तो मतलब क्या करते हैं कि जैसे सोचिए एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, जो कि अब बैक्टीरिया डिवाइड करे या ना करे वो डिवाइड करता रहता है। तो हम उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकालते हैं, काटते हैं और उसमें अपना डिज़ायरेबल जीन डाल देते हैं और उस जो वेक्टर के अंदर, मतलब प्लाज्मिड के अंदर जीन डाला उसे हम वेक्टर बोलेंगे और उसे हम बैक्टीरिया में फिर से डाल देंगे। अब ये बैक्टीरिया हमारे लिए होस्ट है, उसमें प्लाज्मिड डिवाइड करता जाएगा, जितनी बार वो डिवाइड करेगा इतनी बार हमारे पास कॉपीज़ तैयार हो जाएगी। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ यूज टू मेक ए कॉपीज़ ऑफ DNA फ्रेगमेंट। आज ये तो ट्रेडिशनल मेथड था जीस्ट वाला, बैक्टीरिया वाला। आज के टाइम पे हम PCR को भी यूज़ करते हैं। फ्रैगमेंट को देन सीक्वेंसिंग करते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक से। सेंगर ने एक टेक्निक दी थी, उस हिसाब से उसकी सीक्वेंसिंग को किया गया। फिर क्या करते हैं, उसके सीक्वेंस को अरेंज करते हैं बेस्ड को ओवरलैपिंग रीजन में। देन सीक्वेंसिंग वर देन एनोटेटेड एंड
असाइन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, फिर हम सीक्वेंसिंग को असाइन करते हैं कि भाई ये सीक्वेंस उस क्रोमोसोम को बिलोंग करती है। और जेनेटिकल और फिजिकल मैप दोनों बनाए जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ माइक्रोसैटेलाइट एंड रिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक स्पेसिफिक जगह कट लगाता है जहां हम चाहते हैं, ताकि हमें स्पेशल टाइप की एक सीक्वेंस हमें मिल सके। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जीनोम में रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काफ़ी ज़्यादा रोल है और क्लोन का रोल है। और माइक्रोसैटेलाइट वो वाले होते हैं जिनकी सीक्वेंस जो बार बार प्रेजेंट होती है, जो डिफरेंशिएट करवाता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से। तो इन दो लाइनों को अगर आप छोड़ो, क्योंकि जो आप बाद में पढ़ेंगे, तो मेन बात ये है कि यहाँ पे डीएनए को निकाला जाता है, उसको स्पेसिफिक जगह कट किया जाता है, उनकी कॉपीज़ बड़ी सारी बनाई जाती हैं, फिर कॉपीज़ को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। सेंगर ने जो टेक्निक दी थी उस हिसाब से उसकी सीक्वेंस को स्टडी किया जाता है और फिर सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है कि कौन से क्रोमोसोम से निकाली है और ये किसको बिलोंग करता है। ये है एक इमेज जो मैंने नेट से निकाली हुई है। यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है कि भाई इस तरीके से हम डीएनए को स्टडी करते हैं कि जैसे डीएनए लिया और उसे कल्चर बैक्टीरिया में डाला हुआ है, तोड़ा हुआ है, मशीन में डाला हुआ है, कॉपीज़ तैयार की है और उसके डाटा को कंप्यूटर में हमने स्टडी करने के लिए रख दिया हुआ है। तो ये एक शॉर्ट हैंड बताने की कोशिश की है। आप इसे गो थ्रू में जाइए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारा वही है, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में है, ताकि आप इसे इजीली जो है वो समझ सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या सेलिएंट फीचर हैं? The human genome contain 3,164.7 million nucleotides. In short, 3 billion nucleotide base pair. एवरेज जीन जो है वो 3000 बेस पेयर का होता है। कुछ जीन काफ़ी बड़े भी होते हैं, कुछ जीन काफ़ी छोटे भी होते हैं। जो बड़ा जीन है, सबसे बड़ा जीन अभी तक का, वो पता चलता है डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर है। अब जीन होता क्या है कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। वो सीक्वेंस 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि सबसे बड़े जीन में 2.4 मिलियन बेस हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन जो होते हैं इन द जीनोम इज़ एस्टिमेटेड एट 30,000 एंड ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। तो कहता है कि नंबर ऑफ जीन जो होते हैं जीनोम में वो 30,000 के करीब होते हैं, और 99.9% डीएनए जो होता है सारे इंडिविजुअल का, चाहे वो उसका भाई है, बहन है, चाहे रिलेटिव है, चाहे कोई नाता नहीं है, गली मोहल्ले में कोई और भी है, तो सबका जो डीएनए है 99.9% रिजेंबल करता है। सब में जो डिफरेंस है वो 0.1 का डिफरेंस है, राइट। फंक्शन ऑफ अबाउट 50% ऑफ द डिस्कवर जीन आर स्टिल अननोन। कहता है कि 50% ऐसे जीन हैं जिनके फंक्शन का अभी तक हमें कुछ नहीं पता। और सोचिए कब से हमने जीन डिस्कवर किए हैं, अभी तक भी हमें पूरे जीन के फंक्शन का नहीं पता। लेस देन 2% जो जीन है ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। कहता है कि इतने जीन हैं, उसमें से 2% जीन ही है जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। बाकी जीन क्या करते हैं आप खुद समझ जाइए कि उसका भी आइडिया ही नहीं है। क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्योंकि हमारे में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाता है, इवन ग्रुपिंग में भी अरेंज किया जाता है। तो कहता है जो 1 नंबर का क्रोमोसोम है तो उसमें सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, जो कि 2968 हैं, और वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 231 है। रिपीटेड सीक्वेंस जो होती है मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। कहता है कि ह्यूमन जीनोम में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है जो बार बार दिखती है, वो है रिपीटेड सीक्वेंस, जिसे हम पैलिड्रोमिक सीक्वेंस भी कहते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप ये लेके चलिए कि हमारे डीएनए में कुछ सीक्वेंस होती है जो रिपीट होती है, तो वो बार बार प्रेजेंट होगी, हो सकता है 100 टाइम, मिलियन टाइम, तो सबसे ज़्यादा वही वाली सीक्वेंस होती है। साइंटिस्ट ने अभी तक 1.4 मिलियन लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस जो है वो होता है। मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हम इसे बोल सकते हैं, या स्निप। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, सोचिए किसी में ए 50 बार है, फिर सी 40 बार है, और फिर टी 40 बार है।
तो कहता है ऐसी बड़ी सारी सीक्वेंस है जो आपस में रिलेटेड होंगी, लेकिन एक एक बेस पेयर से वो अलग होंगी। तो हो सकता है अगर ए 50 बार है तो किसी में वो 49 बार हो, किसी में वो 51 बार हो, राइट। द प्रोजेक्ट हैड द बेनिफिट टू आइडेंटिफाई ऑल ह्यूमन जीन एंड आल्सो म्यूटेड जीन कॉजिंग डिजीज़। तो प्रोजेक्ट का हमें फ़ायदा हुआ कि ये हमें डिस्कवर करने में हेल्प कर रहा था कि जीन कौन कौन से होते हैं और उनके म्यूटेशन कौन कौन सी होती हैं, म्यूटेंट जीन कौन से होते हैं और उनकी वजह से क्या डिजीज़ होती है। Complete knowledge on the genome sequence will enable the scientist in future to gain knowledge on the type of protein encoded by these gene। कहता है कि कंप्लीट नॉलेज ह्यूमन जीनोम की हमें हेल्प करेगी कि हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्लोनिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ द डिजीज़ काजिंग जो अलील होते हैं, जीन होते हैं, वो हमें हेल्प करेंगे डिज़ीज़ को डायग्नोज करने में और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सोचिए कोई ऐसा जीन है जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, उसकी वजह से डिसीज़ हो रही है, तो जब हमें बॉडी में पता चलेगा कि ये एबनॉर्मल प्रोटीन है तो हमें पता चल जाएगा ये एबनॉर्मल प्रोटीन किस जीन की वजह से बना होगा और अब इस एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से क्या होगा, तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेहद ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए ऑल ओवर क्या है, सारी ह्यूमैनिटी की इम्प्रूवमेंट, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर की बात चल रही है यहाँ पे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। जीन डिस्कवरी ने ओपन की है पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग जीन बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर बोथ हेरिडिटी एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कि भाई जीन की वजह से हमें पता चला कि हम अब जीन को कैसे ठीक कर सकते हैं, जीन के बदले जीन, जिनके 12th में आप पढ़ोगे जीन थेरेपी। तो वहाँ पे क्या किया था, साइंटिस्ट ने ट्राई की थी कि एबनॉर्मल जीन की जगह हम नॉर्मल जीन डाल दें तो एबनॉर्मलिटी होगी ही नहीं। इट्स डिटेल जेनेटिक्स फिजिकल एंड सीक्वेंसिंग द सीक्वेंस मैप विल also be critical in understanding the biological basis of complex disorder caused by the interaction of multiple genetics and environmental influence। तो ये क्या कहता है कि जो जेनेटिक, इसका फिजिकल और सीक्वेंसिंग मैप है, ये हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई कौन से बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं, जहाँ इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जीन में गड़बड़ आ जाती है और डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, या साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है, जैसे कि कोई बीमार हो जाए, साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाए, तो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन लिंक टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर। तो ये हमें ये भी दिखाता है कि भाई किस जीन में अगर बदलाव हो जाए तो कैंसर होगा, है ना। तो कैंसर को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन एडवांसिंग रिसर्च इन फोरेंसिक साइंस। देखिए ह्यूमन जीनोम के बारे में पता होगा तो आपको फोरेंसिक साइंस में भी हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हमें पता है कि डीएनए सबका सेम नहीं होता, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, हर एक डीएनए एक दूसरे से अलग होगा। तो ये हम डिफरेंशिएट तभी कर सकते हैं जब हमें डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर हमें डीएनए की सीक्वेंस का नहीं पता, डीएनए का कुछ इतना ज़्यादा स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और बायोटेक्नोलॉजी जो है ये अदर फील्ड है दैट हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज़ ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से क्या हुआ कि कहाँ कहाँ हेल्पफुल हुई, एग्रीकल्चर फील्ड में, इन्वायरमेंट फील्ड में और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने ह्यूमन को तो कंसीडर किया हुआ है, बट डोंट एवर थिंक सो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इंसानों को लेके पकड़े हुए थे। इसके साथ साथ पैरेलल हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया, जीस्ट के बारे में स्टडी किया, ठीक है, सी एल्गिन के बारे में स्टडी करना शुरू किया। बड़े सारे ऑर्गेनिज्म है उनकी सीक्वेंसिंग करना शुरू की थी, जो कि बाद में हमारे लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो साबित हुई और उनकी वजह से हमने काफ़ी अलग अलग फील्ड में रिमार्केबल अचीवमेंट भी की हुई है। इवन जैसे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स जो आपको आज के टाइम पे दिखते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वो क्या था, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रीफ बैकग्राउंड, उसकी डेफिनेशन, उसके मेथड, उसकी एम्स एंड एप्लीकेशंस। होपफुली बच्चे आपको
जितना पढ़ाया या जितना हमने पढ़ाने की कोशिश की है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।